हर हर महादेव दोस्तों, मैं बैच नंबर 3 का यात्री हूं जो कि 23 जून से 14 जुलाई 2025 की कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा नथुला पास से संचालित थी, पूरी करके लौटा हूं। इसलिए आपको हर एक बारीक से बारीक डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों, ये वीडियो मैं अगले साल विदेश मंत्रालय के द्वारा नथुला पास सिक्किम से जाने वाले यात्रियों के सुविधा के लिए ही बना रहा हूँ, जिससे उनको ज़रा सी भी परेशानी ना हो। और ये मेरा दावा है कि इतनी डिटेल में आपको कोई भी वीडियो YouTube में नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और जो इसकी सबसे जो पहली प्रक्रिया है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो पंजीकरण होता है, वो आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में हर साल ऑनलाइन द्वारा जो गवर्नमेंट की साइट है kny.gov.in इस पर किया जाता है, जिसकी जो अवधि होती है 10 से 15 दिन तक की होती है शायद अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद यात्रियों की जो चयन प्रक्रिया है, यानी कि उसकी सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है, वो शुरू हो जाता है। और ये यात्रा हर साल जून से अगस्त तक चलती है। फिर इसके जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो मतलब जब एप्लीकेशन सारी ये रिसीव हो जाती हैं और लास्ट डेट ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद तीर्थ यात्रियों का जो चयन है, जो उनकी सिलेक्शन है, वो कंप्यूटर ड्रॉ द्वारा की जाती है। मतलब कंप्यूटर का जो ड्रॉ होता है उसके द्वारा की जाती है। और फिर जो यात्री सिलेक्ट किए जाते हैं उनको ईमेल द्वारा या फ़ोन करके सूचित कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो स्टेप आता है, वो जितने भी सिलेक्टेड यात्री होते हैं उनको नॉन रिफंडेबल कंफर्मेशन अमाउंट जो कि 5,000 है, वो अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन देना पड़ता है। और साथ ही अपने जाने की कंफर्मेशन के लिए विदेश मंत्रालय को सूचित भी करना पड़ता है, ताकि वो ये पक्का समझे कि आप निश्चित रूप से जाएंगे। नहीं तो वेटिंग लिस्ट वाले जो यात्री होते हैं उनको आपकी जगह दे देंगे। और ये जो भी अमाउंट बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको अमाउंट बताया, कंफर्मेशन अमाउंट 5,000, ये सब 2025 का बता रहा हूँ। अगले साल ये क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, वो अगले साल के ऊपर है। ये मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ, लेकिन इस साल का ये कंफर्म अमाउंट है। अब मैं आपसे एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जितना भी मैं ब्यौरा दे रहा हूँ, जितनी भी मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको, ये जिस रूट से मैं गया था, मैं वाया नथुला पास से गया था, ये मैं उसके बारे में बयान कर रहा हूँ। गवर्नमेंट 2 रूट से भेजती है, एक वाया नथुला पास सिक्किम से और दूसरा भेजती है गुंजी पिथौरागढ़ से। तो गुंजी पिथौरागढ़ का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि रोड्स वगैरह का थोड़ा सा है इशू, लेकिन नथुला का बिल्कुल मतलब बहुत ही इजी रूट है। पूरी रोड्स क्लियर है, फर्स्ट क्लास एकदम रूट है। तो मैं उधर से गया था। तो ये जो डिटेल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सारी वाया नथुला से कर रहा हूँ। और गुंजी का और नथुला पास का जो डिफरेंस रहता है, जो इस साल था, वो 1 लाख रुपए का था, क्योंकि वो जो रूट है नथुला वाला, वो रूट लंबा है, तो इसलिए उसके पैसे भी ज़्यादा हैं। तो उसके पैसे इस साल 2,83,000 प्लस जो पोर्टर के चार्जेस हैं 3,400 युआन, यानी कि 42-43 हज़ार रुपये। और उधर सस्ता है, मतलब उधर 1,70,000 या 75,000 था। नथुला पास से जाने का मेरे को एक और बेनिफिट हुआ कि वहाँ पे जो एक्लिमेटाइजेशन है, यानी कि जो ऊंचाई है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो आपकी जो बॉडी है वो हैबिचुअल हो जाती है। पहले जैसे 8,000, फिर 10,000, फिर 12,000, फिर 14,000, ऐसे। तो आपको ज़्यादा फिर तकलीफ नहीं होती है। अब मैं आपको इस यात्रा की शुरुआत जो है ना, प्रतिदिन के हिसाब से बताता हूँ। पहले दिन ये हुआ था कि भारत के हर कोने से जितने भी चुने हुए यात्री थे, उनको इंदिरापुरम गाजियाबाद में बने जो कैलाश मानसरोवर भवन जो योगी जी ने बनवाया, उसमें आना होगा, जहाँ रिसेप्शन पर सारे सिलेक्टेड यात्रियों की लिस्ट पहले से ही मौजूद थी। तो एक बैच में 50 यात्री, जिसमें 2 सरकार के द्वारा नियुक्त लेयन अफसर होते हैं, यहाँ भवन में इकट्ठा होना होता है। ये भवन पूरा सेंट्रली एयर कंडीशनड है और इसमें लगभग 100 कमरे हैं, जिसमें कुछ कमरों में 4 बेड हैं और कुछ में 2 बेड हैं। हम 4 लोगों को एक रूम में रखा गया, जो वाकई काफ़ी स्पेशियस था। और 4 अलमीरा चाबी के साथ मिलती हैं, जिसमें आप अपना सामान रख के लॉक करके चाबी अपने पास रख सकते हैं।
फिर आराम करके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट है जहाँ पे वेज खाना मिलता है और बहुत ही हाइजीनिक और बहुत टेस्टी फूड। और फिर दूसरे दिन का हिसाब किताब ये है कि सुबह सुबह योगा टीचर आते हैं, आपको योगा सेशन देते हैं और फिर वहाँ से शुरू होते थे। उसके बाद नाश्ता करके सरकार ने वहाँ पर एयर कंडीशन बस अरेंज की होती है जिसमें बैठकर आप दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, जहाँ DHLI हॉस्पिटल में आपका फुल बॉडी चेकअप होता है जिसकी फ़ीस 5550 रुपये है जो इस साल है। और यहीं पर आपसे वीज़ा फ़ीस भी ली जाती है और पासपोर्ट भी लिया जाता है जो हमसे 1800 रुपये वीज़ा फ़ीस ली गई। हम सब यात्रियों के सारे मेडिकल टेस्ट जो कि फिटनेस रिलेटेड होते हैं शाम के 4 बजे तक कंप्लीट हो गए और बाद में डॉक्टर द्वारा ब्रीफिंग भी हुई और दोपहर का पैक्ड लंच हम भवन से लेकर आए थे। अब हमारी मेडिकल रिपोर्ट को जो है वो ITBP हॉस्पिटल दिल्ली में भेज दिया और हम सब यात्री जितने थे ना वो वापस कैलाश भवन आ गए। फिर तीसरे दिन की जो शुरुआत है वो हमने सुबह एज यूजुअल नाश्ता किया और फिर सारे यात्री बस में बैठ के ITBP हॉस्पिटल दिल्ली में रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने पर हमारे सबके रिपोर्ट के बारे में बताया गया जिसमें से हमारे 2 साथी अनफिट घोषित हुए और बाकी के 48 यात्रियों ने 35,000 फूडिंग एंड लॉजिंग का और 20,000 रुपये एयर टिकट्स फ्रॉम दिल्ली टू बागडोगरा एंड बैक का STDC यानी कि सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पे किया। और यहाँ पर भी हमारी ब्रीफिंग हुई और हमें ITBP द्वारा बहुत सम्मान मिला। फिर बस में बैठकर वापस कैलाश भवन पहुँच गए। आज मन बहुत खुश था कि मेरा पहला पड़ाव मैंने पार कर लिया। भवन पहुंचकर जमकर रात्रि भोजन किया और जल्दी सो गया। चौथे दिन सुबह नाश्ता करके हम सब बस में बैठकर विदेश मंत्रालय पहुंचे जहां पर फिर हमारी ब्रीफिंग हुई जो फाइनल ब्रीफिंग थी और हम सबको गले में डालने वाला यात्रा आई कार्ड मिला। और यहीं पर हमने 2400 US डॉलर जो लगभग 2,10,000 रुपये बनते हैं हिंदुस्तान के हिसाब से जो चाइना गवर्नमेंट को इमिग्रेशन में देने हैं और 3400 युआन यानी कि लगभग 43,000 रुपये जो कि पौनी और पोर्टर के लिए देना था वो हमने अरेंज अपना फॉरेन एक्सचेंज वालों को दिया ताकि वो शाम को लेकर आ जाए भवन में। और फिर हम दोपहर को जल्दी विदेश मंत्रालय से निकल गए क्योंकि आज शाम को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आना था और हम सब यात्रियों से भेंट करनी है और साथ में किट भी बांटनी है जिसमें एक रक्सक बैग होगा, रुद्राक्ष माला, गमछा, रेनकोट, शिव वंदना आदि। मैं भी बहुत उत्सुक था उन्हें आज पहली बार लाइव देखने के लिए। हम सब भवन पहुंचे, दोपहर का भोजन करके CM से मिले, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और आज का दिन बहुत अच्छा लगा। बाद में सांसद जो थे वो मनोज तिवारी जी वो भी वहाँ पहुँचे, उनको भी देखा, अच्छा लगा। अब बात करते हैं इन 4 दिनों की जो कि हमने गाजियाबाद के इस भवन में बिताए। यहाँ रहना, खाना पीना और AC बस ये सब कुछ निःशुल्क था यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में ये भी एक बोनस था कि जब हम यात्रा से हमारी वापसी होगी तब एक दिन का स्टे यहाँ फिर दिया जाएगा और हमें बस एयरपोर्ट से फिर पिक करेगी आके। 5वां दिन मैं अपना एक एक्सेस बैग जो कैलाश भवन में ही छोड़कर गया और अपने साथियों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए जहाँ से हमने बागडोगरा की फ़्लाइट ली जिसमें 2 घंटे का समय लगा। फिर बागडोगरा एयरपोर्ट से 125 किलोमीटर की ड्राइव हमने सिक्किम गवर्नमेंट द्वारा भेजी गई 2 बसों में सफ़र तय किया। बीच में हम सिलीगुड़ी में सिंड्रेला होटल में हमने अपना दोपहर का वेजिटेरियन लंच किया और शाम तक गैंगटॉक होटल पहुंच गए जहां हमारा भव्य स्वागत हुआ और जहां हमने रात्रि भोजन करके विश्राम किया। और छठे दिन सुबह उठकर नाश्ता करके गैंगटॉक होटल के पास ही एंचे मोनेस्ट्री देखी जो बहुत ही सुंदर थी और होटल से कंचनजंगा का बेहतरीन व्यू भी देखा। और फिर ITBP एस्कॉर्ट के साथ हम सब ने 2 बसों में बैठकर गैंगटॉक से 18th माइल पहुँचे जो कि एक तरह का एक्लिमेटाइजेशन सेंटर है। वहाँ हमें 2 दिन रुकना है क्योंकि अब हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है और यहाँ की हाइट 4115 मीटर है। यहाँ हमने 2 दिन गुजारे और एक दिन हम सब शहीद हरभजन बाबा का टेम्पल देखने पहुँचे जहाँ हमने ना नेचर को बहुत एंजॉय किया। सिक्किम में पहली बार देख रहा था और हैरान था कि
ये मैंने अभी तक क्यों नहीं देखा था। गजब की हरियाली है यहाँ, नेचर ने पूरा स्वर्ग बनाया सिक्किम को रियली। और यहाँ हमने आपस में काफ़ी कई बार एक्टिविटीज़ भी करते थे, हम थोड़ा सा पैदल चलते थे। फिर हमारे इधर ही एक झरना भी था, वो भी बहुत ही खूबसूरत था। और काफ़ी मतलब यहाँ पे अच्छा लगा हमें बैठ, बहुत अच्छा। और खाना वगैरह सबका बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। 8वें दिन हम सुबह बस में बैठकर शेराथांग पहुँचे, जो कि चाइना एंटर करने से पहले हमारा आखिरी पड़ाव था। यहाँ भी हमें 2 दिन रुकना था। और यहाँ ITBP का हॉस्पिटल है, जहाँ हमारी फाइनल मेडिकल चेकअप होगी और यहीं से हमारे को ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि हम फिट हैं या अनफिट हैं। और यहाँ से हमारे साथ 4 कुक और एक डॉक्टर जो ITBP द्वारा साथ में भेजे जाएंगे। और यहाँ हमने अपना एक्सेस बैगेज छोड़कर जाना होगा, क्योंकि चाइना में सिर्फ एक बैग ही जाएगा। यहाँ एक दिन हम चांगू लेक घूमने गए, जो कि बहुत हाइट पर थी। वहाँ हमने केबल कार से भी एंजॉय किया। बाद में नथुला पास में ITBP द्वारा हमें ब्रीफिंग दी गई, साथ में बढ़िया सा ब्रेकफास्ट भी दिया गया, जो कि लाजवाब था। और ITBP का तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा था कि हमारा परिवार हमसे दूर नहीं है। फिर शेराथांग पहुँचकर हमारी फाइनल मेडिकल चेकअप हुई, जहाँ पर एक यात्री रिजेक्ट हो गया और उसे, जो फर्स्ट बैच के यात्री यात्रा करके लौटे थे, उसी के साथ दिल्ली भेज दिया गया। तो अब हमारा बैच नंबर 3 को फाइनल कर दिया गया, जिसमें टोटल यात्री 51 हो गए, डॉक्टर और कुक को मिलाकर। 10वें दिन ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खास दिन है। आज सुबह मैं शेराथांग से नथुला पास पहुंचा, जहां हमारे इंडियन इमिग्रेशन पर हमारा पासपोर्ट और हमारा कस्टम क्लियरेंस हुआ। अब जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट का विषय था वो ये कि आज नथुला का गेट खुलेगा और उस पार का तिब्बत देखने को मिलेगा। ऐसा ही हुआ, गेट खुला, चाइनीज अथॉरिटी ने हम सब का लगेज टेम्पो में लोड कर दिया और हम सब 51 यात्रियों के लिए 3 हाइगर की, जो चाइना की कंपनी है, हाइगर की AC बसें भेजी, जिसमें ऑक्सीजन मशीन भी थी, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स थी। अब मेरे अंदर घबराहट और एक्साइटमेंट सब कुछ मिला जुला चल रहा था। मैंने भोले बाबा से प्रार्थना की थी कि मुझे जीते जी कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो जाएं। भोले बाबा ने 3 गुना खुशी दे दी। पहली कि मुझे सिक्किम और नथुला देखने को मिला, जो वाकई में इतना खूबसूरत है मैं बता नहीं सकता। और फिर मतलब नथुला के उधर का हमारे को खूबसूरत तिब्बत देखने को मिला। और तीसरा, देवों के देव महादेव के दर्शन हो गए। जब मेरे कदम अपनी धरती को छोड़कर तिब्बत की ओर बढ़ रहे थे, एक बहुत ज़बरदस्त उदासी थी कि अपने वतन को छोड़कर जा रहा हूँ, पर यह खुशी थी कि भोले बाबा की दरबार में जब हाजिर होऊंगा तब अपने देशवासियों और अपने देश की तरक्की की मन्नत जरूर मांगूंगा, ताकि हमारा देश विश्व में पहले नंबर पर आ जाए। और यही नहीं, मैंने तिब्बती में एक जगह है जोंगबा, वहाँ पे होटल में अपने पोर्टर को बुलाया जो तिब्बतन था, उसकी गिटार थी उसके पास। तो मैंने तिब्बतन गिटार लेके अपने वतन की याद में वहाँ एक गाना गाया, आप सुनिए। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल को। अरे यार क्या है तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमें नथुला से गेट पार करते ही चाइनीज ने गेट बंद कर दिया और हम सब एक रूम में धीरे धीरे मशीन के आगे से गुजरकर दूसरे रास्ते से बाहर आकर अपनी अपनी बसों में बैठ गए। वो मशीन दरअसल आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक कर रही थी कि आप सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई टेम्परेचर तो नहीं है, और कोरोना का शायद चेक कर रहे थे। और सब यात्री तीनों बसों में बैठकर चाइनीज इमिग्रेशन, जो कंगन मार्ग, जिसको कंगना बोलते हैं, कंगमार में वहाँ पहुँचे, जो वहाँ से मेरे ख्याल 40-50 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ पहुँचकर हमारा सारा सामान चेक हुआ। हमारे फ़ोन में
डिटेल से उन्होंने खुलवा के चेक किया और सारी फ़ोटो गैलरी चेक की कि इसमें कोई एंटी चाइना कंटेंट तो नहीं है या दलाई लामा से रिलेटेड कोई फ़ोटो तो नहीं है, अदरवाइज वो कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। वहाँ हमसे $2400 लिए गए, पर एक बात पर हमारी बहस हो गई। वो करेंसी फॉर्म पर हमारे को साइन करने के लिए बोले, जो कि बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस फॉर्म के साथ साथ उन्होंने नीचे एक ब्लैंक पेपर लगा रखा था। वो कहते हैं इस पर भी साइन करो। तो मैंने तो अपना लेन ऑफिसर से शिकायत कर दी कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं ये। तो उन्होंने उनसे जाके बात की कि भाई ये इस तरह से हम नहीं चलेगा, हम नहीं करेंगे कोई भी साइन। और 3-4 लोगों ने साइन कर दिए थे, तो उसमें मैंने भी कर दिए थे गलती से, तो हमने वापस लिए और फाड़ दिए उसको। बस यही एक डिस्प्यूट हुआ था वहाँ पर। आगे फिर हम शाम को कंगननार होटल में ठहरे, जहाँ हमें होटल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। और 11वें दिन हमारे कुक ने होटल की किचन में वेज नाश्ता एवं दोपहर का भोजन भी तैयार करके बस के मतलब बस में लोड कर देते थे। ये रोड था, मतलब ये रोड का सिस्टम था। मतलब सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर का खाना पैक करके अपना बस में लोड कर दिया, और रात को जहाँ पे होटल में ठहरे वहाँ पर फिर से अपना खाना तैयार करके 8-9 बजे तक सब फ्री हो जाते थे। सब लगते थे, सब सहायता करते थे। लेकिन हमारे कुक ने बहुत शानदार खाना बनाया, उसमें कोई ज़बरदस्त मतलब इसमें कोई भी वो शिकायत नहीं थी। और अगर कोई चीज़ क्योंकि हम तो पूल मनी इकट्ठा करके सारे यात्रियों से हम वहाँ से राशन लेकर आए थे इंडिया से, और अगर कोई चीज़ बाई चांस कोई थोड़ी कम पड़ जाती थी, जैसे सब्जी कम पड़ गई या कोई मसाला कम पड़ गया, तो मार्केट से बाहर से जाके ले आते थे। पर खाने का इंतजाम ज़बरदस्त था। चाइना वालों ने हमें फ्रूट्स और वाटर बोतल ये डेली बेसिस पे हमारे को सप्लाई किया, और शाम को अच्छे होटल में ठहराते थे। एकोमोडेशन और कन्वेंस तिब्बत में चाइनीज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। तो आज सुबह नाश्ता करके हम यहाँ से कंगननार से अपना लाजी की तरफ निकल पड़े। और रास्ते में कभी भी मतलब कोई टॉयलेट वगैरह या पीछे मतलब अपना वॉशरूम किसी को जाना है, तो रास्ते में कई जगह तो होते थे। अगर कई जगह किसी को बाई चांस थोड़ी दूरी पे है तो वो रास्ते में रोक लेते थे, आप ओपन में कर सकते हैं। तो लेकिन वो सारे एक सिक्योरिटी की कार पीछे चलती थी और एक आगे चलती थी, तो सब मतलब वो देखते थे कि आप कहीं और ना जाएं। तो पूरा मतलब आप उनकी विजिलेंस में होते थे उनकी। और कंगननार से जो लाजी का जो डिस्टेंस है वो 295 किलोमीटर था, और वहाँ पे जब हम ठहरे तो वहाँ पे जो अल्टीट्यूड था 13,297 फीट का था। यहाँ हमें गाइड द्वारा, जो कि जिनका नाम मिस्टर पसांग था, बड़े अच्छे इंसान थे, और उन्होंने यहाँ पे हमें बोला कि यहाँ पे आपको डील दी जा रही है, आप बाहर जा सकते हैं मार्केट में, कोई शॉपिंग वगैरह करना हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर बाहर गए, मार्केट थोड़ा सा देखा, कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद के लेकर आए, और अच्छे होटल में ठहराया था इन्होंने। और यहाँ पे हमने रात का खाना खाया और सो गए। बस इसी तरह फिर डेली चलता रहा। आज 12वें दिन हम फिर लाजी से सुबह नाश्ता करके जोंगबा की तरफ बढ़े, जो कि आज का दिन सबसे लंबा रूट था, 477 किलोमीटर था। और आगे जो हम जिस होटल में ठहरना था जोंगबा में, वहाँ की अल्टीट्यूड 15,512 फीट था। और जोंगबा में हमारे को रिस्ट्रिक्शन थी बाहर ना जाने की, क्योंकि वो बता रहे थे कि यहाँ पे उनका आर्मी और पुलिस का बेस है। आज 13वें दिन हम जोंगबा से सुबह दार्चन के लिए रवाना हुए, जिसकी डिस्टेंस था 475 किलोमीटर। और जहाँ पे हम होटल में ठहरे दार्चन में, वहाँ का अल्टीट्यूड था 15,322 फीट। और दार्चन में जाके हमारी सारी रिस्ट्रिक्शन हट गई कि आप बस से चलते हुए बस से भी आप वीडियोग्राफी कर सकते हो, फोटो ले सकते हो। इससे पहले हमें बस से बिल्कुल कहीं भी अलाउ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि बस में कैमरे लगे हुए हैं, आप जो बोल रहे हैं उनको सुनाई दे रहा है, आप जो हरकतें कर रहे हो वो सब दिखाई दे रहा है उनको, तो पूरी विजल है आपके ऊपर। दार्चन से सुबह उठकर बस हमें 7 किलोमीटर दूर यमद्वार तक लेकर गई, जहां हम सब यात्रियों को पौनी और पोर्टर मिलना था। पर इसके लिए लॉटरी में पर्ची निकाली गई, ताकि कोई भी यात्री ये ना कह सके कि मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए या मुझे ये पोर्टर नहीं चाहिए। लॉटरी में जौन सा भी घोड़े का नाम और पोर्टर का नाम आया वो आपको लेना पड़ेगा। मुझे मेरा पौनी और पोर्टर मिल गया। पोर्टर आपका सिर्फ 7 किलो का
रक्सैक उठाएगा, इससे ज़्यादा नहीं उठाएगा। और कोई भी बैग आप घोड़े पर नहीं लेकर जा सकते, ये यहाँ का रूल है। आज हमें यमद्वार से हमारी परिक्रमा शुरू करनी थी, जो शुरू हो गई, जो 12 किलोमीटर की आसान परिक्रमा थी देवरापुर तक, जो कि मतलब यमद्वार से देवरापुर तक होनी थी। और जहाँ आज हमने देवरापुर में स्टे करना है रात को, वहाँ की जो हाइट है वो 16,600 फीट है। यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की भी समस्या थी। और यहाँ से कैलाश का नॉर्थ फेस में सबसे बड़ा रूप दिखते हैं। और यहाँ पर आपको चरण स्पर्श की सख्त मनाही है चीन की तरफ से, आप चरण स्पर्श नहीं कर सकते। हमने कुछ मीटर चढ़कर ऊपर बैठकर पूजा की, और जो चरण स्पर्श के लिए जो वहाँ से जो पानी जल आ रहा था ना, वो एक बोतल में भरकर ले आए। और रात को खाना खाकर सो गए। पर रात को मेरे साथ साथ 2-3 आदमी और भी थे जिनको ऑक्सीजन की समस्या आई, और यहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई थी, अपना जो पाइप लगा लो और ऑक्सीजन देते रहो, बस इसलिए सब ठीक ठाक रहा। बस एक चीज़ की दिक्कत आई है यहाँ पर, वो जो टॉयलेट थी वो आपको बाहर ओपन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट नहीं थी। कैलाश परिक्रमा का आज 15वां दिन था, और जो इस यात्रा का सबसे कठिन, या ये कहिए कि कैलाश परिक्रमा का सबसे कठिन दिन था, जिसमें हमें देवरापुर से जुथलपुर, जो कि 19 किलोमीटर का कठिन रास्ता है, सबसे ऊंचे दर्रे यानी डोलवाला पास से होकर गुजरता है, जिसकी हाइट 18,471 है। और घोड़ा यहीं तक जाता है। रास्ते में गौरीकुंड आया, जहाँ से मैंने पोर्टर से कहकर एक बोतल जल ले लिया, क्योंकि आप वहाँ जाकर जल नहीं ले सकते। फिर डोलमाला पास से सीधी तीखी उतराई है, जहाँ मैं मतलब स्लिप हो गया और मेरा पैर फिसल गया, लेकिन बचाव हो गया, कुछ चोट नहीं लगी। और फिर जुथलपुर पहुंचकर, जिसकी हाइट 4,780 मीटर है, यहाँ रात्रि विश्राम किया। पर टॉयलेट की समस्या यहाँ पर भी सेम थी, आपको ओपन में ही जाना होगा। 16वां दिन सुबह नाश्ता करके हम जुथलपुर से 6 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुँचे। वहाँ हमारी बस हमें लेकर दार्जिलिंग होटल पहुँची, जहाँ कुछ तिब्बतन लड़कियाँ तिब्बतन सामान बेचने आई थी, जो काफ़ी पसंद आया मुझे भी। मैंने भी एक तिब्बती माला और माउंट कैलाश की मैग्नेटिक फ़ोटो ली। फिर हम दार्जिलिंग से नाश्ता करके कुग्गू निकले, जहाँ से मानसरोवर की 88 किलोमीटर की बस से परिक्रमा की जाती है, जहाँ का अल्टीट्यूड 15,160 फीट था। और यहाँ पर हम 3 यात्रियों ने एक रूम में शेयर किया। और 18वें दिन की सुबह मैं और मेरे सहयात्री मनोज जी, जो बिहार से थे, सबसे पहले उठकर मानसरोवर लेक पर पहुंचकर लेक में बाल्टी भरकर ठंडे पानी से स्नान किया। पर मेरे साथ एक घटना घटी। मैंने जब इस ठंडे पानी से स्नान किया, लगभग 1 घंटे बाद मेरी पूरी बॉडी सिर से पैर तक पसीने से भर गई और मुझे चक्कर से आने शुरू हो गए। जबकि डॉक्टर साहब ने मेरा बीपी और शुगर दोनों चेक किया, जो नॉर्मल था। बाद में गूगल अंकल से पढ़कर पता चला कि कई बार बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर तक आने में ऐसा होता है। बाकी आप में से कोई जानता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखे और बताएं कि क्या ये सही है। फिर सारे यात्रियों ने स्नान करके यहाँ हवन और पूजा करके लंच करके हम बस से राक्षस ताल गए, जहाँ 45 मिनट बिताकर हम बस से जोंबा की ओर वापसी के लिए रवाना हुए, जहाँ रात का स्टे करके अगली सुबह 19वें दिन जोंबा से लाजी पहुँचे। इसी तरह 20वें दिन लाजी से सुबह निकलकर तंगमार पहुँचे, वहाँ स्टे किया। फिर तंगमार से इमिग्रेशन पहुँचे, जहाँ फिर से हमारा सामान और फ़ोन चेक किया गया। और फिर सारे बस में बैठकर नथुला गेट पहुँचे, जहाँ ITBP द्वारा हमारा भव्य स्वागत हुआ। रियली बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। फिर शेराथान में ITBP द्वारा बहुत स्वादिष्ट लंच का अरेंजमेंट किया गया था, वो हमने लंच करके, और जो हमारे एक 5वें बैच के लोग आ रहे थे उनसे मिले। और फिर जिन जिन की करेंसी बची हुई थी वो वापस की गई, मतलब दिए गए लोगों को। और फिर वहाँ से दोनों बसों में बैठकर गैंगटॉक होटल पहुँचे, जहाँ कुछ यात्री MG रोड घूमने चले गए। और हमें यहाँ पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया गया, यात्रा कंप्लीशन सर्टिफिकेट सिक्किम गवर्नमेंट द्वारा। और फिर 22वें दिन होटल से बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए निकले,
बीच में सिलीगुड़ी के सिंड्रेला होटल में लंच किया, जहाँ पहले लंच किया था, और फिर शाम को हम जब पहुँचे तो फिर वहाँ से हम दिल्ली के लिए फ़्लाइट ली। और इसी तरह से ये यात्रा बहुत सुखद और बहुत प्लानिंग से यात्रा की गई। और फिर बागडोगरा से फ़्लाइट पकड़कर कुछ यात्री अपने घर चले गए, पर आधे यात्री बस में जो हमें एयरपोर्ट लेने आई थी उसमें बैठकर कैलाश भवन गए, जहाँ से हमको MEA द्वारा फिर एक यात्रा कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया और अगली सुबह सब अपने घर के लिए रवाना हो गए। और इस बीच हमें ये जानकारी भी मिली कि योगी जी ने एक स्मार्ट कार्ड सब यात्रियों के लिए दिया है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा परिवार के 5 जनों के लिए, जो काशी विश्वनाथ में VIP दर्शन के लिए वैलिड होगा। लेकिन वो कहते हैं कि वो बाद में बाई पोस्ट आएगा, जिसकी मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सबसे बड़ी और सबसे पवित्र यात्रा के बारे में संक्षिप्त में कहूँगा कि ये यात्रा 18 से 70 साल तक की उम्र के लिए होती है। अगर आपका नाम ड्रॉ में आ जाए तो आप कोशिश कीजिए कि ये यात्रा शुरू होने से 6 से 7 महीने पहले से ही अपने खान पान का ध्यान रखें। रोज़ कम से कम 8 से 10 किलोमीटर वॉक करें, क्योंकि मेडिकल टेस्ट के जो होते हैं उसमें हार्ट और लंग, ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और भी एस्पेक्ट देखे जाते हैं जैसे BP, शुगर आदि। इसलिए कोशिश करें अपने आप को फिट रखें, जहाँ कभी भी कमी दिखती हो उसको सुधारें। सरकार द्वारा यात्रा करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका पूरा ध्यान रखा जाता है। और जिस रूट से हम सब यात्री गए हैं, यहाँ से कोई भी प्राइवेट ट्रैवल एजेंट नहीं जा सकता। ये सिर्फ सरकार द्वारा ही यात्रा की जा सकती है इधर। और ये रूट किसी को भी, इतना सुंदर रूट किसी को भी देखने को नहीं मिल सकता सिवाय गवर्नमेंट द्वारा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको कुछ मदद मिलेगी, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भर भर कर लाइक करें और ज़बरदस्त सब्सक्राइब करें। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।